गुड मॉर्निंग टू ऑल। वाइटल साइन नंबर का जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइटल साइन का पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेशन। कौन सा है? रेस्पिरेशन। अब देखिएगा वाइटल साइन के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एक किसी भी प्रकार की डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए रेस्पिरेशन का बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है, कौन सी डिजीज के अंदर किस टाइप का जो साउंड देखने को मिलती है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो और उसके बारे में रेस्पिरेशन को अफेक्ट करने वाले जो कौन कौन से कारक है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द रेस्पिरेशन। ये जो रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेशन क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। और देखिए रेस्पिरेशन क्या है? एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। एक्ट ऑफ ब्रीथिंग लेना है, ये क्या है? रेस्पिरेशन है। तो द प्रोसेस ऑफ, लिखेगा द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज in the body called respiration। या उस कंडीशन के अंदर अपन ये भी बात कर सकते हैं कि द एक्ट ऑफ इनहेलिंग मतलब ब्रीथ इन कोष्टक बंद एंड एक्सहेलिंग इसका मतलब हुआ ब्रीथ आउट ऑफ एयर कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि ब्रीथिंग, एक्ट ऑफ द ब्रीथिंग इज आल्सो नोन एज द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर अपन एक कॉमन भाषा के अंदर बात करें तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब देखिएगा इसमें लिखा हुआ है एक्ट ऑफ द ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग के अंदर क्या हुआ है? द प्रोसेस ऑफ द गैस एक्सचेंज। यहां पे देखो प्रोसेस ऑफ द गैस एक्सचेंज। गैस का क्या है? आदान प्रदान होता है। कहां से होता है? लंग से होता है। तो द प्रोसेस ऑफ द गैस एक्सचेंज इन द बॉडी कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसके अंदर क्या हो रहा है? गैस एक्सचेंज के अंदर कौन कौन सी गैस है? जिसके अंदर O2 एंड CO2। O2 इन होगा और CO2 क्या होगा? आउट होगा। तो ऑक्सीजन इन दोनों का गैसों का क्या होता है? बॉडी के अंदर एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसके बाद में है या द एक्ट ऑफ द इनहेलिंग। एक इनहेलिंग मतलब ब्रीथ को अंदर लेना एंड एक्सहेलिंग मतलब ब्रीथ को आउट करना ऑफ द एयर कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये आप लोगों का रेस्पिरेशन का डेफिनेशन। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं? देखा होगा कि रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, है ना? एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। लिखिएगा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। अब देखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे और इंटरनल रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे। ये जो रेस्पिरेशन वाला वाइटल
साइंस के अंदर जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके द्वारा बहुत प्रकार की बीमारियों के फाइंड आउट करने के लिए या पेशेंट का डायग्नोसिस करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो वाइटल साइन के अंदर रेस्पिरेशन का महत्वपूर्ण रोल है, उसको अच्छे से देखना है। पेशेंट को किस प्रकार से वाइटल साइन लिया जाता है और उसको कैसे असेस किया जाता है, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। अब देखते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर जो सबसे पहले वाला था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है द गैस एक्सचेंज बिटवीन द, लिखेगा इसके अंदर द गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड लंग्स या एल्वियोलाई, लंग्स या एल्वियोलाई के बीच में गैस का क्या है, एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा था इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा था, द गैस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू या सेल, ब्लड एंड टिश्यू या सेल्स, तो इसके बीच में गैस का एक्सचेंज होता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब देखिएगा कि एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसके अंदर ब्लड एंड लंग्स के अंदर गैस का एक्सचेंज हो रहा है ना। जैसे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है, जैसे कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इनहेल हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर वहां पे जो लंग के जो एल्वियोलाई है वहां से गैस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, वहां ऑक्सीजन अंदर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा कि ब्लड का जो गैस का एक्सचेंज होगा वो ब्लड एंड टिश्यू है ना, ब्लड और टिश्यू के बीच में या सेल के अंदर जो एक्सचेंज होता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब देखते हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, यूपनिया। नॉर्मल रेस्पिरेशन को बोलेंगे यूपनिया। एक मेडिकल टर्म के अंदर बात करेंगे कि नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूपनिया बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो रेस्पिरेशन का सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ब्रेन के अंदर, जो मेडुला ऑब्लिगेटा होता है ना, मेडुला ऑब्लिगेटा है ना, मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, वो होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। मेडुला ऑब्लिगेटा है ना, मेडुला ऑब्लिगेटा, ऑब्लिगेटा, ठीक है ना। तो ये होता है रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, और उसके द्वारा रेस्पिरेटरी का जो कंट्रोल होता है, ठीक है ना। मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, ब्रेन के अंदर होता है, और उसके द्वारा रेस्पिरेटरी का क्या होगा, कंट्रोल होगा। अब देखते हैं फिजिकल कैरेक्टर ऑफ द रेस्पिरेशन, क्या क्या उसके कैरेक्टर पाया जाता है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। और फिजिकल कैरेक्टर जैसे रेट है, रिदम है, वॉल्यूम है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि किस यदि उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया है तो क्या होगा, यदि डेप्थ बढ़ गई है तो क्या होगा, रेस्पिरेशन वॉल्यूम यदि बढ़ गया है तो क्या होगा, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, क्या क्या उसके कैरेक्टर है रेस्पिरेशन के, तो उसके अंदर बात करते हैं। तो रेस्पिरेशन कैरेक्टर की बात तो करें तो उसमें क्या रहेगा, रेट, रिदम एंड वॉल्यूम, रेट, रिदम एंड वॉल्यूम, रेट है, रिदम है और वॉल्यूम, रेट, रिदम और वॉल्यूम, क्लियर लिख देते हैं, रिदम,
रेट, रिदम एंड वॉल्यूम। तो ये रहेगा। तो उस कैरेक्टर की बात करें कि नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है वो कितना होता है, देखिएगा नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो 16 to 20 ब्रीथ, 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट। एक मिनट के अंदर जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट रहेगी वो रहेगी 16 to 20 ब्रीथ रहेगा। अब देखिएगा, पहले मैंने आपको दिखाया था नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो उसको मेडिकल टर्म के अंदर बोलते हैं यूपनिया, है ना। और अब देखें कैरेक्टर की बात करें तो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो कितना रहेगा, 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट रहेगा। उसके बाद में यदि अब देखते हैं दूसरा 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो रेस्पिरेशन कितना इंक्रीज होगा, रेस्पिरेशन होगा 4 ब्रीथ पर मिनट, है ना। 4 ब्रीथ पर मिनट के अंदर रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो उस कंडीशन के अंदर ब्रीथ कितना बढ़ेगा, 4 ब्रीथ पर मिनट। मान लीजिए 99 डिग्री फ़ारेनहाइट था और अब हो गया 99.6 डिग्री, मतलब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है। तो उस कंडीशन के अंदर ब्रीथ की बात करें तो उसके अंदर 4 ब्रीथ बढ़ जाएगा, है ना। यदि पहले कितना था, 20 था, तो वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेशन कितना बढ़ेगा, 4 ब्रीथ पर मिनट बढ़ेगा। उसके बाद में डीप रेस्पिरेशन और शैलो रेस्पिरेशन किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, लिखिएगा उसके अंदर अमाउंट मोर देन, तीसरा है अमाउंट मोर देन टाइटल वॉल्यूम if being in या out called in and out called deep respiration। अब इसका मतलब क्या होता है अपन बात करते हैं। दूसरा है शैलो रेस्पिरेशन कब होगा, इसके अंदर भी लिखो अमाउंट लेस देन टाइटल वॉल्यूम if being in and out called shallow respiration। अब देखिएगा यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, एक तो है डीप रेस्पिरेशन कब होगा और शैलो रेस्पिरेशन कब देखने को मिलेगा, है ना। मतलब डीप का मतलब गहरा सांस, है ना, और उसके बाद में शैलो रेस्पिरेशन हल्का। तो उस कंडीशन के अंदर कब देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 बातें लिखी हुई है, यहां से थोड़ा मिटा देता हूं। देखिएगा कि यहां पे लिखा हुआ अमाउंट मोर देन टाइटल वॉल्यूम। अब देखिएगा टाइटल वॉल्यूम का मतलब हुआ है कि टाइटल वॉल्यूम को अपन लंग्स वॉल्यूम बोल सकते हैं या लंग्स वॉल्यूम, मतलब कि एक बार ब्रीथ इनहेल करते हैं और उस इनहेल करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर लंग्स के अंदर ऑक्सीजन इनहेल होती है। तो उस कंडीशन के अंदर 500 ml है या 500 वॉल्यूम है, ml वॉल्यूम है, वो लंग्स के अंदर रहेगा और उसके बाद में 500 बाहर निकलेगा। तो वो होता है वॉल्यूम, वो होता है टाइटल वॉल्यूम। मतलब एक कॉमन बात करें कि लंग्स के अंदर कितना ऑक्सीजन जाना चाहिए नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर नॉर्मल जाना चाहिए 500 ml। और ये 500
इन हो रहा है और आउट हो रहा है, मतलब इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ द ऑक्सीजन जो नॉर्मल होता है वो 500 रहेगा, और ये 500 बॉडी के अंदर एंट्री किया है और 500 निकला है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन बता सकते हैं कि ये टाइडल वॉल्यूम है, ये नॉर्मल वॉल्यूम है। बट उस कंडीशन के अंदर यदि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन 500 से ज्यादा जा रही है तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डीप रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। यदि टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल वॉल्यूम है और या लंग्स वॉल्यूम के अंदर जो ऑक्सीजन है वो 500 से कम जा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, शैलो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। वही इस लाइन के अंदर बताया गया है। अब देखिएगा, अमाउंट मोर देन टाइडल वॉल्यूम, अमाउंट नॉर्मल होता है 500, तो उस कंडीशन के अंदर यदि डीप रेस्पिरेशन है तो उस कंडीशन के अंदर 500 ml से क्या है, ज्यादा रेस्पिरेशन। अमाउंट मोर देन टाइडल वॉल्यूम इफ बीइंग इन एंड आउट कॉल्ड डीप रेस्पिरेशन। यदि बात करें लंग्स के अंदर 500 ml से ज्यादा वॉल्यूम बॉडी के लंग्स के अंदर जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर डीप रेस्पिरेशन होगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं होगा। उसके बाद यदि बात करें अमाउंट लेस देन टाइडल वॉल्यूम, तो अमाउंट यदि लेस से जा रहा है, टाइडल वॉल्यूम से कम जा रहा है, मान लीजिए 400 ml जा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर इफ बीइंग इन एंड आउट कॉल्ड द शैलो रेस्पिरेशन। एक ब्रीथ के अंदर, इन द इनहेलिंग के अंदर, एक ब्रीथ के अंदर यदि टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल कंडीशन के अंदर इन और आउट हो रहा है, यदि ऑक्सीजन की मात्रा 500 नंबर आ रही है, 500 जा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर जो एक हेल्थी पर्सन जो रेस्पिरेशन लेता है उस नॉर्मल रेस्पिरेशन कहलाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डीप रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा कि जो टाइडल वॉल्यूम है उस टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जा रही है तो उस कंडीशन के अंदर डीप रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। दूसरा, यदि टाइडल वॉल्यूम से कम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंट्री हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, शैलो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। तो ये था अपने कैरेक्टर ऑफ द रेस्पिरेशन, है ना। तो क्या क्या कैरेक्टर है इसके अंदर आपने लिखा है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है, तो नॉर्मल था कितना था 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट था। उसके बाद में एक डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेशन कितना इंक्रीज होगा, 4 ब्रीथ पर मिनट। उसके बाद में अमाउंट मोर देन, ये डीप रेस्पिरेशन के बारे में बात किया था। उसके बाद में शैलो रेस्पिरेशन के बाद में बात किया। अब देखते हैं एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर एबनॉर्मल रेस्पिरेशन क्या होता है, और एबनॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर एक मेडिकल टर्म के अंदर किस किस वर्ड का यूज किया जाता है, और उसके बाद में कौन कौन सी डिजीज के अंदर किस प्रकार का रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट आते हैं उसके अंदर अलग अलग टाइप का, अलग अलग पैटर्न का रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। किसी पेशेंट को, कोई पेशेंट डीप रेस्पिरेशन ले रहा है, कोई शैलो रेस्पिरेशन ले रहा है, कोई मतलब रुक रुक रेस्पिरेशन ले रहा है ना। जैसे इमोशनल वाले पेशेंट है, टेंशन वाले होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर वो डीप रेस्पिरेशन लेते हैं। उस कंडीशन के अंदर या कोई पर्सन के जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर साउंड आता है, विस्लिंग साउंड देखने को मिलेगा, चिट्ठी बजती है ना, उस प्रकार का साउंड देखने को मिलेगा, या बबलिंग साउंड देखने को मिलेगा, रेटलिंग साउंड देखने को मिलेगा। तो उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो ये सब इस प्रकार के जो साउंड है, इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल रेस्पिरेशन। अब देखते हैं एबनॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। हेडिंग डालिए, एबनॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर अपन फटिया था कि नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो 500 ml होता है। यदि बॉडी के अंदर इन और आउट ऑफ द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है या गैस का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन। यदि उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मल ऑक्सीजन इन और आउट हो रहा है तो उसको एबनॉर्मल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एबनॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या अपन पढ़ेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टैकिपनिया। सबसे पहले करते हैं बात टैकिपनिया। टैकिपनिया को दूसरा क्या नाम से जानते हैं, पोलिपनिया। टैकिपनिया या पोलिपनिया, यहां एपनिया आया है ना, ये एक रेस्पिरेशन से रिलेटेड है जिसके पीछे एपनिया लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं टैकिपनिया के अंदर क्या होगा। टैकिपनिया इंक्रीज इन रेस्पिरेशन, इसके अंदर लिखिएगा
इंक्रीज इन रेस्पिरेशन, इंक्रीज इन रेस्पिरेशन, जिसके अंदर रेस्पिरेशन रेट, इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट, जिसके अंदर रेस्पिरेशन रेट कितना रहेगा 24 ब्रीथ पर मिनट, ये वर्ड जिसको बोलते हैं टैकिपनिया। दूसरा है ब्रेडिपनिया, 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 ब्रेडिपनिया में के अंदर क्या होगा, डिक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट, डिक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट, डिक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट। अब कितना डिक्रीज रहेगा 10 ब्रीथ पर मिनट, है ना, 10 ब्रीथ पर मिनट। यदि 1 मिनट के अंदर 10 ब्रीथ से कम हो रहा है तो उसको बोलेंगे डिक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट, जिसको बोलते हैं ब्रेडिपनिया। उसके बाद में है एपनिया, तीसरा है एपनिया, एपनिया। एपनिया के अंदर क्या हो रहा, उस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा टोटल सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन, टोटल सेसेशन या स्टॉपेज, है ना, स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन, ऑफ, यहां पे लिख देते हैं ऑफ रेस्पिरेशन, जिसको बोलते हैं एपनिया। उसके बाद में है हाइपरएपनिया, हाइपरएपनिया 4 नंबर पे है हाइपरएपनिया। और इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपरएपनिया के अंदर देखने को मिलेगा इट इज एन increase in the, it is an increase in the depth of respiration, depth of respiration, ये कुछ टर्म है मेडिकल टर्म के अंदर क्या क्या बोलते हैं, तो उसके बारे में है। देखिएगा, समझिएगा इसके बारे में। सबसे पहले अपन बात क्या था कि नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या बोलते थे, यूपनिया, यूपनिया, है ना, या EUPOEA, यूपनिया, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन बोलते थे। और नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना हो रहा था 16 to 24 ब्रीथ पर मिनट, 1 मिनट के अंदर ये ले रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर ये नॉर्मल रेस्पिरेशन है। अब देखते हैं कि 16 to 20 लिखा था, सॉरी, है ना, तो ये नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर है। अब देखो इसके बाद में एब्नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करें तो टैकिपनिया या पोलिपनिया, टैकिपनिया या पोलिपनिया के अंदर कब होगा कि इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट, जैसे कि 24 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे टैकिपनिया। उसके बाद में है ब्रेडिपनिया। ब्रेडिपनिया की बात करें तो डिक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट, है ना, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज की बात करें तो 10 ब्रीथ पर मिनट से यदि कम है तो उसको बोलते हैं ब्रेडिपनिया। जैसे आपने पल्स के अंदर भी पढ़ा था, ब्रेडिकार्डिया, ट्रेकिकार्डिया, है ना, ट्रेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, तो उसी प्रकार से टैकिपनिया और ब्रेडिपनिया देखने को मिलेगा। ट्रेकिपनिया और ब्रेडिपनिया के अंदर क्या है, यदि 24 से ज्यादा है ब्रीथ तो उसको ट्रेकिपनिया बोलेंगे, और यदि ब्रेडिपनिया की बात करें तो 10 से कम है तो उसको ब्रेडिपनिया बोलेंगे। उसी प्रकार से रेस्पिरेशन अपने पल्स के अंदर भी यदि पल्स कितना है 100 से एबो है तो उसको ट्रेकिकार्डिया बोलते थे, और ब्रेडिकार्डिया के अंदर क्या बोलेंगे, बिलो 60 पर मिनट। उसके बाद में है एपनिया। अब देखो यहाँ पे एपनिया वर्ड आया है, इसके अंदर है
टोटल ऑक्सीजन स्टॉप हो जाएगा। इसके अंदर देखो टोटल सेसेशन है ना, टोटल सेसेशन या स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन है ना, न इन होगा न आउट होगा, मतलब टोटल सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन रहेगा, उसको बोलते हैं एपनिया। वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद में है हाइपर एपनिया। देखो यहां पे था टेकिपनिया, टेकिपनिया के अंदर क्या है, रेट इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट, बट यहां पे हाइपर एपनिया है। हाइपर एपनिया का मतलब क्या है कि इट इज एन इंक्रीज इन द डेप्थ, जो रेस्पिरेशन है उसका डेप्थ है, गहराई है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको बोलेंगे हाइपरनिया, हाइपर एपनिया है ना। उसके बाद में अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 5 नंबर पे। तो ये कुछ मेडिकल टर्म है कि रेस्पिरेशन बढ़ जाता है तो क्या बोलेंगे, घट जाता है तो क्या बोलेंगे, उसके बारे में बात। अब देखिएगा आगे ऑर्थोपनिया। नेक्स्ट है ऑर्थोपनिया। ये इंपोर्टेंट जो टर्म है, बहुत सारे एग्जाम के अंदर भी देखने को मिलता है कि किस कंडीशन के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया यह देखो एपनिया है, एपनिया आ रहा है पीछे, इसका मतलब अपना आप जान सकते हैं कि हाँ कोई भी ये वर्ड है वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ऑर्थोपनिया के अंदर क्या होता है, द क्लाइंट कैन बी ब्रीथ, द क्लाइंट कैन बी ब्रीथ इन upright position, ठीक है ना। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, द क्लाइंट कैन बी ब्रीथ इन द अपराइट पोजिशन, मतलब जो पर्सन है वो खड़े खड़े रेस्पिरेशन लेगा, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया, ठीक है ना। अपराइट पोजिशन मतलब अपराइट पोजिशन के अंदर क्या करेगा, रेस्पिरेशन लेगा, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया। उसके बाद में पढ़ते हैं डिस्पनिया। ये हो गया 5 नंबर। 6 नंबर के अंदर है डिस्पनिया। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग है ना। रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत हो, सांस लेने में दिक्कत हो, उसको मतलब डिस्पनिया हो रहा है ना। जैसे पेशेंट को कोई सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, वो बोलेगा मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो एक मेडिकल टर्म की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर क्या बोलेंगे, डिस्पनिया बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर पे है साइनोसिस। साइनोसिस अब देखिएगा साइनोसिस के अंदर क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ स्किन, ब्लूइश discoloration of skin due to lack supply of oxygen in the body। साइनोसिस के अंदर क्या हो रहा है कि ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू लैक ऑफ द सप्लाई ऑफ O2 इन द बॉडी। उसके बाद में है 8 नंबर पे। 8 नंबर के अंदर है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द इन द टिश्यू। यदि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसको बोलेंगे हाइपोक्सिया। 9 नंबर के अंदर है हाइपोएक्सिमिया।
इसके अंदर क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। और 10वें नंबर पे है, 10th नंबर पे अंदर है एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, लिखेगा स्टेट ऑफ सफोकेशन, स्टेट ऑफ सफोकेशन, मतलब उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, दम घुटेगा। उस कंडीशन के अंदर कंडीशन काज बाय, ये कंडीशन क्यों होती है, लिखिएगा कंडीशन काज बाय insufficient inhale of oxygen, उसको बोलते हैं एस्फाइक्सिया। ठीक है, तो अपन पहले पढ़े थे ट्रेकिपनिया, ब्रेडिपनिया और हाइपरेपनिया, तो ये पढ़ते थे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो पढ़ रहे थे वो है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपिया के अंदर क्या होता है, अपराइट पोजीशन के अंदर या पेशेंट जो खड़े रह करके जो रेस्पिरेशन लेता है, बैठ के लेता है तो उसको डिफिकल्टी होती है, उसको दिक्कत हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर खड़े रेस्पिरेशन लेता है तो उसको बोलेंगे ऑर्थोपनिया। ठीक है, दूसरा है डिस्पनिया के मतलब होता है यहाँ पे डिस आया है, मतलब एबनॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा है, उसको दिक्कत हो रहा है ना, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, मतलब रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत हो रहा है तो उसको बोलेंगे डिस्पनिया। उसके बाद में है साइनोसिस। अब देखिएगा साइनोसिस के अंदर क्या हो रहा है, ब्लू डिस्कलेशन ऑफ द स्किन, स्किन क्या है, ब्लू हो जाती है ना, स्किन नीला पड़ जाता है। अब नीला क्यों पड़ जाती है, क्यों, उस कंडीशन के अंदर क्या है, ड्यू टू, ये रीजन क्या बता रहा है, ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर स्किन कैसे हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं साइनोसिस। जैसे बहुत सारे पेशेंट है उसको साइनोसिस देखते हैं और ब्लू है, स्किन ब्लू हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर डॉक्टर बोलेंगे कि उसको साइनोसिस हो गया है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी या ब्लड। उसके बाद में है हाइपोक्सिया। देखो हाइपो लिखा हुआ है, हाइपो इज रिलेटेड टू मतलब डिक्रीज, अब डिक्रीज क्या बना है, हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, है ना। यहाँ एक्सिया आया है, तो पीछे क्या आया, एक्सिया, एक्सिया के अंदर क्या हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, टिश्यू या सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई है तो उसको बोलेंगे हाइपोक्सिया। दूसरा हाइपोएक्सेमिया, हाइपो SYPO XE, यहाँ पे क्या है XEMIA, हाइपोएक्सेमिया, मतलब यहाँ पे पीछे वर्ड ME आया है ना, MIA आया है, मतलब ब्लड के अंदर है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया, हाइपोएक्सेमिया। देखो दो वर्ड है, हाइपोक्सिया अलग है और हाइपोएक्सेमिया अलग है। हाइपोक्सिया के अंदर क्या होगा, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, और हाइपोएक्सेमिया के अंदर क्या होगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, उसके बाद में है एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया के अंदर क्या होगा, स्टेट ऑफ सफोकेशन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं उसको दम घुटता है ना, तो उस कंडीशन के अंदर सफोकेशन हो रहा है, उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, दम घुटने जैसी लंबी लंबी सांस लेता है, मतलब वो बोलता है मेरे को बहुत दम घुटना जैसा हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर पूरा प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उस कंडीशन होता है। तो स्टेट ऑफ द सफोकेशन ऐसा होता है, और उसके बाद किस कारण से होता है, काज्ड बाय इनसफिशिएंट इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इनसफिशिएंट इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाता है, ड्यू टू द वेरियस कारण हो सकता है, किसी कारण से जैसे जो ब्रोंकी है उसका इन्फ्लेमेशन हो गया है या इन्फेक्शन है, तो बहुत सारा कारण है, तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है। तो एस्फिक्सिया का मतलब है स्टेट ऑफ सफोकेशन जैसी कंडीशन होती है, और काज्ड बाय इनसफिशिएंट इनहेल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं, थोड़ा इंक पढ़ लेते हैं। तो ये जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन आसानी से धीरे धीरे पढ़ते हैं ताकि आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, और अच्छे से एग्जाम में यदि आते हैं तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन एक बहुत ही क्लिनिकल इंपोर्टेंस के अकॉर्डिंग
इंपोर्टेंट वाइटल साइन है और उसके द्वारा डिजीज की फाइंड आउट और उसकी एबनॉर्मलिटी के बारे में देखा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं एबनॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर। एक तो होता है हाइपर वेंटिलेशन, एक होता है हाइपो वेंटिलेशन। हेडिटरी हाइपर वेंटिलेशन। कितना हो गया था? 10 हो गया था ना। अब 11 के अंदर है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन। अब यहां पे देखो आया है हाइपर मतलब ज्यादा हो रहा है और वेंटिलेशन मतलब ब्रीथिंग क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो डेफिनेशन लिखिएगा, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ, इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग which result in a lower carbon dioxide लोअर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, जिसको बोलते हैं हाइपोकैप्निया। इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं हाइपोकैप्निया बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन। इसके साथ साथ में दूसरा लिखिएगा हाइपर वेंटिलेशन है ना, उसके बाद में है हाइपो वेंटिलेशन। हाइपो वेंटिलेशन के अंदर क्या होगा? लिखिएगा इसके अंदर रिड्यूस रेट एंड डेप्थ, reduce rate and depth of breathing किस कंडीशन के अंदर है? caused by CAUSE caused by increase in carbon dioxide level in blood, जिसको बोलते हैं हाइपरकैप्निया के नाम से जाना जाता है। और ये इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगी? रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस के अंदर, एसिडोसिस के अंदर देखने को मिलेगी। अब देखते हैं इस कंडीशन के अंदर 2 वर्ड आए हैं, हाइपर वेंटिलेशन और हाइपो वेंटिलेशन। तो देखते हैं इसके इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ। हाइपर वेंटिलेशन के अंदर रेट है
और डेप्थ है दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर विच रिजल्ट इन द लोअर कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, यदि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है कमी हो जाती है, CO2 की क्या हो गया है यहाँ पे कमी होगी, CO2 की कमी हो जाएगी इन द ब्लड। आपने देखा होगा कि गैस का एक्सचेंज है, एक बैलेंस होना जरूरी है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उसका बैलेंस होना जरूरी है। एक लंग्स गैस को एक्सचेंज करने का एक बफर के रूप में काम करता है। यदि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी तो भी एबनॉर्मल रेस्पिरेशन होगा, और यदि कम होगा तो भी एबनॉर्मल रेस्पिरेशन होगा। तो उस कंडीशन के अंदर यदि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई है, तो उस यदि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हुई है तो उस कंडीशन के अंदर रेट एंड डेप्थ क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, और उस कंडीशन के अंदर क्या हो उसको क्या बोलेंगे हाइपर वेंटिलेशन बोलेंगे। और मेडिकल टर्म की बात करें तो उसको किस नाम से जानेंगे, हाइपोकैप्निया बोलेंगे। हाइपो मतलब कम और कैप्निया यहाँ पे वर्ड आया है CO2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो हाइपर वेंटिलेशन का मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेशन रेट एंड डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू, किस कारण से हो जाएगी कि लोअर ऑक्सीजन या लो ऑक्सीजन इन द ब्लड, लो कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड के अंदर कम होती है तो उस कंडीशन के अंदर एक लंग्स है वो उसकी रेस्पिरेशन रेट और डेप्थ को क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा, क्योंकि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो गई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल पे नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेगा लंग्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज रेट एंड डेप्थ इन द ब्रीथिंग विच रिजल्ट इन द लोअर कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड या हाइपोकैप्निया आर कॉल्ड हाइपर वेंटिलेशन। अब देखिएगा दूसरा इसका विपरीत होगा, है ना। अब पहले हाइपर वेंटिलेशन के अंदर क्या हो रहा था कि रेट एंड डेप्थ क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या कमी हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई है। अब दूसरा देखिएगा हाइपो वेंटिलेशन, तो उस कंडीशन के अंदर यहां पे वेंटिलेशन का मतलब क्या हुआ ब्रीथिंग, इसके अंदर क्या है ब्रीथ कम हो जाएगा, इसके अंदर क्या है ब्रीथ है ज्यादा हो जाएगा, तो ब्रीथ ज्यादा देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है रेट और डेप्थ दोनों ही बढ़ गई है, वो जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन ले रहा है। और इस कंडीशन के अंदर क्या होगा हाइपो मतलब कम, वेंटिलेशन मतलब ब्रीथिंग की कम हो जाएगी। अब कम क्यों हो गई देखो, रिड्यूस रेट एंड डेप्थ, इसके अंदर क्या है रेट एंड डेप्थ है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो वो इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द बॉडी के अंदर क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो इस कंडीशन के अंदर जो रेट है और डेप्थ है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं हाइपो वेंटिलेशन। अब ये हाइपो वेंटिलेशन या ये जो हाइपर वेंटिलेशन है तो ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के अंदर देखने को मिलेगा। किसके अंदर देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के अंदर क्या डायग्नोसिस करते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट करते हैं, वो अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और उस ये क्या होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, वो एसिड बेस बैलेंस वाला जो टॉपिक आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन का नेक्स्ट है जो है स्टेटोरस रेस्पिरेशन। इसके अंदर क्या होगा रेस्पिरेशन मार्क्ड बाय, इसके अंदर लिखिएगा 11, 12 और ये 13 नंबर पे हो गया। रेस्पिरेशन मार्क्ड बाय रेटलिंग या बबलिंग, रेटलिंग या बबलिंग, रेटलिंग या बबलिंग साउंड, तो ये हो गया स्टेटोरस रेस्पिरेशन के अंदर।
अब देखो इसके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन मार्क्ड बाय रेटलिंग एंड बबलिंग, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर बबलिंग साउंड आएगा, बबल जैसे साउंड देखने को मिलेगा। तो उस प्रकार यदि बबल जैसे साउंड देखने को मिलता है या बबलिंग आते, बुलबुले निकलते हैं ना, उस हिसाब से ये साउंड आती है। बुलबुले कितना होता है, ऊपर से ज्यादा होता है, कम ज्यादा कम, एक बुलबुले जैसी साउंड आती है। तो उस कंडीशन में रेटलिंग देखने को मिलेगा, है ना। बबलिंग या रेटलिंग जैसी साउंड देखने को मिलती है तो उसको किस टाइप का रेस्पिरेशन बोलेंगे, स्टेरटोरस रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो 14 नंबर के अंदर है वो है स्ट्राइडर। 14 नंबर के अंदर है स्ट्राइडर रेस्पिरेशन। अब इसके अंदर क्या होगा, लिखेगा रेस्पिरेशन मार्क्ड बाय, इसके अंदर है ए हार्श, मार्क वाला तो वो लिख दिया ना, बबलिंग साउंड वाला था, ए हार्श, उसके बाद में वाइब्रेटिंग कॉमा, वाइब्रेटिंग हार्श, वाइब्रेटिंग श्रिल साउंड इन laryngitis, ठीक है ना। साउंड लाइक, किस प्रकार की साउंड मिलेगी, साउंड लाइक क्रो, CRO, क्रो जैसी साउंड देखने को मिली। अब देखो इसमें हार्श वाइब्रेटिंग श्रिल साउंड इन प्रोड्यूस, यहां पे लिखे प्रोड्यूसिंग in laryngitis। देखो स्ट्राइडर रेस्पिरेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ए हार्श मतलब एक कठोर, हाँ कठोर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। हार्श वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट करती हुई, या श्रिल साउंड प्रोड्यूस इन द लैरिंजाइटिस, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि लैरिंजाइटिस जो होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैरिंग्स, तो उस कंडीशन के अंदर एक वाइब्रेटिंग साउंड देखने को मिलेगी, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर अपन बोलेंगे स्ट्राइडर साउंड होती है। ए हार्श वाइब्रेटिंग या श्रिल साउंड देखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं स्ट्राइडर साउंड, देखने को उनको स्ट्राइडर साउंड बोलेंगे। और ये जो साउंड है वो साउंड कहां पे, किस टाइप की साउंड होती है, या जैसे कौवा होता है ना, कौवा, तो उस कौवा जैसी साउंड होती है, कौवा कहता है क्रो 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 क्रो, तो उस कंडीशन के अंदर जो कौवा जैसी साउंड देखने को मिलेगी। तो स्ट्राइडर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, ए हार्श वाइब्रेटिंग श्रिल साउंड इज प्रोड्यूसिंग इन द लैरिंजाइटिस, जैसे लैरिंजाइटिस है तो उस कंडीशन के अंदर ये देखने को मिल सकती है। तो क्रो जैसी साउंड होती उसको बोलेंगे स्ट्राइडर रेस्पिरेशन। उसके बाद में है व्हीजिंग साउंड। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग साउंड और व्हीजिंग साउंड किस टाइप की रेस्पिरेशन से होता है, तो उसके अंदर लिखिएगा द हाई पिच्ड PITCHED हाई पिच्ड म्यूजिकल whistling, यहां पे लिख देते हैं म्यूजिकल whistling sound। तो इस कंडीशन के अंदर whistling साउंड देखने को मिलेगी। इसमें क्या है, व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग के अंदर किस प्रकार की आवाज आती है,
हाई पिच्ड साउंड देखने को मिलेगी, जैसे म्यूजिकल साउंड होता है ना, म्यूजिकल साउंड देखने को मिलता है ना, उस हिसाब से जो ब्रेथ लेगा तो उस कंडीशन के अंदर साउंड देखने को मिलेगा। या विस्लिंग साउंड, विस्लिंग साउंड मतलब चिट्टी, चिट्टी बजता है तो चिट्टी जैसे बजाते हैं उस हिसाब से साउंड देखने को मिलेगी, तो उसको बोलते हैं बीजिंग साउंड। और मोस्टली ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, अस्थमा के अंदर, अस्थमा वाले पेशेंट है उसके अंदर बीजिंग साउंड देखने को मिलेगा। इस कंडीशन के अंदर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रॉन्ची, इसके अंदर क्या होगा, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रॉन्ची। ब्रॉन्ची क्या है, ब्रॉन्ची के अंदर या एल्वुलाई है उसके अंदर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर बीजिंग साउंड देखने को मिलेगा। और बीजिंग साउंड के अंदर किस प्रकार की हाई पिच्ड म्यूजिकल या विस्लिंग साउंड देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं बीजिंग साउंड। उसके बाद में है एयर हंगर, नेक्स्ट है एयर हंगर, एयर हंगर, एयर हंगर। अब देखिएगा एयर हंगर के अंदर क्या होगा, डिस्पनिया, डिस्पनिया, डिस्पनिया विथ, डिस्पनिया विथ डीप सिंगिंग, डीप सिंगिंग, SIGHING, SIGHING, सिंगिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। यहां पे देखो दो वर्ड आया है कि यहां पे एयर, एयर का मतलब वायु, हवा, और यहां पे हंगर, हंगर का मतलब क्या, भूखा, भूख है ना। तो उस कंडीशन के अंदर देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर कमी हो रही है, जैसे खाना नहीं खाते तो भूख बहुत लग गई ना, तो उसी प्रकार से एयर हंगर, एयर हंगर का मतलब क्या हुआ, डिस्पनिया। यहां पे क्या होगा, डिफिकल्टी इन द रेस्पिरेशन विथ डीप सिंगिंग रेस्पिरेशन। तो एयर हंगर के अंदर पेशेंट किस प्रकार का रेस्पिरेशन करेगा, या एयर हंगर किसको बोलेंगे कि डिफिकल्टी इन द रेस्पिरेशन, उस पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होगी, और दिक्कत होते हुए उसके साथ में क्या है, डीप सिंगिंग रेस्पिरेशन करेगा, पर्सन करेगा डीप सिंगिंग रेस्पिरेशन। जैसे आहें भरता है ना, जैसे आहें जोर जोर से, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो वो लंबी लंबी सांस लेता है, डीप आहें भरता है, लंबी लंबी आहें भरता है, और वो रेस्पिरेशन लेने का कोशिश करता है। तो इसका मतलब ये है कि उस पर्सन को प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए तो ऐसा कर रहा है, बार बार लंबी लंबी आहें भरता है, सांस लेने की कोशिश करता है, और डिफिकल्टी इन द रेस्पिरेशन के अंदर डिस्पनिया देखने को मिलता है, तो उसको बोलेंगे एयर हंगर, एयर हंगर। मतलब डिस्पनिया विद द डीप सिंगिंग रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं एयर हंगर। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कुछ सिंग, SIGS। ये जो मेडिकल टर्म है और उसको अच्छे से याद करना है कि किस कंडीशन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है रेस्पिरेशन के अंदर, आगे आपके काम आएगा डिजीज के अंदर। जब डिजीज पढ़ेंगे तो उस कंडीशन के अंदर किस कंडीशन में क्या हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। SIGS, सिंग, SIGS। अब ये क्या वर्ड है, इसके अंदर लिखिएगा डीप रेस्पिरेशन विथ, इसके अंदर लिखिएगा डीप रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन विथ प्रोलॉन्ग, विथ प्रोलॉन्ग, विथ प्रोलॉन्ग, with prolonged expiration, with prolonged expiration like in emotion, है ना, इमोशन है या इमोशनल टेंशन है, इमोशनल टेंशन, इमोशनल टेंशन। देखो साइन का मतलब क्या हुआ है, आहे भरना, आहे भरना, आहे भरना, है ना, लंबी लंबी आहे भरता है ना,
रेस्पिरेशन लेते टाइम, तो वो कंडीशन है। तो इसके अंदर क्या है, डीप रेस्पिरेशन, लंबा रेस्पिरेशन लेगा, गहरा रेस्पिरेशन लेगा विद द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन। इसका मतलब है कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन, इसका मतलब है कि लंबे जो टाइम के बाद में वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। डीप रेस्पिरेशन लेगा और उसके साथ में क्या करेगा, डीप अंदर रेस्पिरेशन रखेगा और उसके बाद में क्या करेगा, प्रोलॉन्ग्ड रेस्पिरेशन करेगा, लंबा ऑक्सीजन है वो बाहर निकालेगा। तो डीप रेस्पिरेशन विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन लाइक इन द इमोशनल टेंशन, जैसे इमोशनल टेंशन होते हैं उस कंडीशन के अंदर वो सांस डीप रेस्पिरेशन लेगा, वो डीप रेस्पिरेशन अंदर लेगा और उसके बाद में प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन, बहुत टाइम के बाद में वो क्या करेगा, एक्सपिरेट करेगा, एक्सपिरेशन करेगा, है ना, वो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो ये है साइन। तो इसके अंदर क्या होगा, डीप रेस्पिरेशन विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन, तो लाइक इन द इमोशनल टेंशन, जो इमोशनल टेंशन होता है तो उस कंडीशन के अंदर लंबी लंबी सांस लेकर के डीप सांस लेगा और उसके बाद में बहुत टाइम बाद में वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, तो उसको बोलते हैं साइन। उसके बाद में है कुसमास रेस्पिरेशन, कुसमास रेस्पिरेशन, कुसमॉल्स रेस्पिरेशन, है ना, कुसमॉल्स रेस्पिरेशन। अब देखो कुसमॉल्स रेस्पिरेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर है डीप रेस्पिरेशन एसोसिएटेड विद डीप रेस्पिरेशन एसोसिएटेड इन डीकेए, ठीक है ना। तो कुसमॉल्स रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, डीप रेस्पिरेशन होगा और उस कंडीशन के अंदर कब होगा, जब डीके होगा तब, है ना। डीप रेस्पिरेशन कब होता है, डायबिटीज, डीके का फुल फॉर्म है डायबिटीज एसिडोसिस, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस है, तो उस कंडीशन के अंदर डीप रेस्पिरेशन पर्सन लेगा और उसको बोलते हैं कुसमॉल्स रेस्पिरेशन, डीप रेस्पिरेशन लेगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब कि एसिड की मात्रा बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है, एसिड की मात्रा बॉडी के अंदर ज्यादा हो गई है, सीवियर कंडीशन हो गया है, तो उस कंडीशन के अंदर पर्सन क्या लेगा, डीप रेस्पिरेशन लेगा। तो डीप रेस्पिरेशन ले रहा है तो उसको बोलेंगे कुसमॉल्स रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट है काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन, नेक्स्ट है काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन, काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन या बिटॉट रेस्पिरेशन, BIOTS, है ना, बियॉट्स रेस्पिरेशन। देखो ये क्या होता है, काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन या बियॉट्स रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, यदि इस प्रकार का रेस्पिरेशन है तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, देखिएगा इस कंडीशन के अंदर ब्रीथिंग मार्क्ड बाय several short breath followed by long irregular period of apnea, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर ये कंडीशन होगी। उसके बाद में है हाइपर एपनिया, या एक लाइन और लिख लेते हैं फिर बाद में इसके बारे में समझते हैं। काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन के अंदर
इसके बारे में लिखते हैं हाइपर एपनिया, हाइपर एपनिया, हाइपर एपनिया followed by a period of apnea, followed by a period of apnea. For apnea कितने टाइम के लिए, कितने सेकंड के लिए रहेगा? For 10 to 60 सेकंड। ये होता है काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन, काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन या बियर्स रेस्पिरेशन। अब देखो बियर्स रेस्पिरेशन या काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन क्या होता है, समझिएगा कि ब्रीथिंग मार्क्ड बाय सीवियर शॉर्ट ब्रीथ, यहां पे देखो ब्रीथिंग मार्क्ड बाय सीवियर शॉर्ट ब्रीथ followed by the long irregular period of apnea। यहां पे एपनिया का वर्ड समझिए, एपनिया है ना, मतलब टोटल स्टॉप हो रहा है ऑक्सीजन, टोटल स्टॉप ऑफ O2। एपनिया का मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया था, टोटल सेसेशन ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब कोई भी इन और आउट नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन के अंदर हो रहा है सीवियर शॉर्ट ब्रीथिंग ले रहा है, मतलब शॉर्ट ब्रीथ है वो ले रहा है, सीवियर मतलब बहुत बार ले रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है, बाय लॉन्ग इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया, मतलब कब, मतलब कि लंबे टाइम से वो छोटे छोटे रेस्पिरेशन लेता जा रहा है, पर्सन एक रेस्पिरेशन लेता जा रहा है और उसके बाद में क्या करता है, वो एपनिया हो जाता है। एपनिया मतलब वो रोक देता है, उसके बाद में वापस से मतलब छोटे छोटे ब्रीथिंग लेगा, जैसे लंबी सांस लेके जाएगा और उसके बाद में वो एपनिया रहेगा, मतलब कुछ टाइम के लिए रुकेगा। तो उस कंडीशन के अंदर दूसरी लाइन क्या लिखा है, हाइपरएपनिया, मतलब उस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेशन रेट बढ़ाएगा, फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ द एपनिया फॉर 10 to 60 सेकेंड। अब एक इसका एक उदाहरण देता हूं, डॉग रेस्पिरेशन बोलेंगे इसको, डॉग रेस्पिरेशन। अब डॉग मतलब कुत्ता जो सांस लेता है ना, उस हिसाब से ये रेस्पिरेशन लेगा। डॉग रेस्पिरेशन कैसे लेता है, लंबी सांस लेता जाता है और लेते जाते वो बीच में रुकेगा कितना, 10 to 60 सेकेंड के अंदर रुकेगा, और उसके बाद में वापस शॉर्ट ब्रीथ लेता जाएगा और उसके बाद में बीच में रुकेगा। तो उसको बोलते हैं काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन या बियर्स रेस्पिरेशन। अब देखिएगा इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, हाइपर एपनिया हो रहा है, हाइपर एपनिया के बाद में क्या होगा, एपनिया। हाइपर एपनिया का मतलब है कि वो शॉर्ट ब्रीथ ले रहा है, शॉर्ट ब्रीथ मतलब शॉर्ट ब्रीथ लेता जा रहा है, सीवियर, उसने मतलब 20-30 शॉर्ट ब्रीथ ले लिया, लंबे सांस लेता गया, उसके बाद में क्या हुआ, एपनिया, रुक गया। उसके बाद में लंबी सांस लेता जाएगा, छोटा लेता जाएगा और उसके बाद में रुक जाएगा, मतलब ऐसे होगा, वो रेस्पिरेशन ऐसे ले रहा है, उसके बाद में रुक जाएगा। रुकेगा कितना, 10 to 60 सेकंड रुक सकता है। उसके बाद में जैसे ही 10, 12, 15, 20 सेकंड हुआ, उसके बाद में वापस वो ऐसे लेगा और उसके बाद में रुक जाएगा। तो उस प्रकार से आप देखना, डॉग रेस्पिरेशन कुत्ता इस प्रकार से रेस्पिरेशन लेता है। तो जो डॉग रेस्पिरेशन है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन के अंदर देखने को मिलेगा। हाइपर एपनिया आफ्टर फॉलोड बाय द एपनिया, मतलब वो डेप्थ और रेट शॉर्ट लेता जाएगा और उसके बाद में क्या होगा, रेस्पिरेशन रोक देगा। तो उसको बोलेंगे काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन। मेरे हिसाब से आपको इस काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन के अंदर समझ में आ गया होगा। काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन के अंदर होता है शॉर्ट ब्रीथ लेता है, सीवियर टाइम है ना, वो लेता जाएगा और उसके बाद में क्या एकदम रुक जाएगा, मतलब टोटल सेशन हो जाएगा और उसके बाद में 10 से 20 60 सेकंड के बीच में वो रुकेगा और उसके बाद में वापस स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन होता है वो काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में है, और ये किस प्रकार के किसमें देखने को मिलेगा, इंक्रीज काइनेस्टॉक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, इंक्रीज आईसीपी या मेनिंजाइटिस
इंक्रीज आईसीपी या मेनिंजाइटिस के अंदर देखने को मिलेगा। या रीनल एंड हार्ट फेलियर होता है, रीनल एंड हार्ट फेलियर, रीनल एंड हार्ट फेलियर के अंदर इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो इंक्रीज आईसीपी, आईसीपी मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर, यदि क्रेनियल का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया है तो उस कंडीशन, या मेनिंजाइटिस है ना, तो उस कंडीशन के अंदर, या रीनल मतलब किडनी, किडनी एंड हार्ट जो फेलियर होता है तो उस कंडीशन के अंदर इस प्रकार का रेस्पिरेशन लेगा, काइनेस्टॉप रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो रेस्पिरेशन का एबनॉर्मल रेस्पिरेशन थे उसके बारे में थे। अब है कौन कौन से जो फैक्टर है अफेक्टिंग ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब कौन कौन से जो फैक्टर है वो अफेक्ट करेगा। देखिए हेडिंग डालिएगा, फैक्टर अफेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा किसको, रेस्पिरेशन। अब लिखिएगा उसके अंदर क्या है, सबसे पहले है इमोशंस, इमोशंस मतलब प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक है जो रेस्पिरेशन को प्रभावित करेगा, या तो एबनॉर्मल कंडीशन करेगा है ना, या कम करेगा या ज्यादा करेगा। तो एक इमोशन की वजह से, दूसरा है एज, तीसरा है सेक्स, उसके बाद में है स्मोकिंग, उसके बाद में है डिजीज कंडीशन, DISEAS डिजीज कंडीशन, उसके बाद में फूड, उसके बाद में ड्रग्स, उसके बाद में है बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। ये है रेस्पिरेशन को अफेक्ट करने वाले कारक। बहुत सारे और भी कारक होंगे। अब देखते हैं इमोशन, इमोशन के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा है ना। और एज के अंदर बात करें कि ओल्ड एज के अंदर रेस्पिरेशन कम होगा, और जो इन्फेंट है न्यूनेंट के अंदर क्या रहेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। सेक्स की बात करें तो फीमेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा रेस्पिरेशन, किसकी तुलना में, मेल की तुलना में। स्मोकिंग के अंदर रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा। डिजीज कंडीशन के अंदर बहुत सारी डिजीज ऐसी है जो रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाती है, और कई डिजीज होती है जो रेस्पिरेशन रेट को कम करती है। उसके बाद में फूड के अंदर रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा, ड्रग्स के अंदर और बॉडी टेम्परेचर के अंदर ज्यादा होगा। ठीक है, ड्रग्स के अंदर कई ड्रग्स होती है जो रेस्पिरेशन को क्या करता है, डिप्रेस करता है, और कई ड्रग्स होती है जो क्या करता है, स्टिमुलेट करती है। तो उस कंडीशन के अंदर भी रेस्पिरेटरी रेट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और उसके अंदर बॉडी टेम्परेचर, जैसे बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो रेस्पिरेशन कितना बढ़ेगा, 4 ब्रीथ पर मिनट है ना, तो वो बढ़ेगा। तो ये था रेस्पिरेशन से संबंधित आज जो वाइटल साइन था। उसके अंदर अपने की पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले अपने रेस्पिरेशन का डेफिनेशन के बारे में बात किया, और उसके बाद में कैरेक्टर ऑफ द रेस्पिरेशन, कौन कौन से कैरेक्टर है उसके रेस्पिरेशन के बारे में बात किया। उसके बाद में एबनॉर्मल रेस्पिरेशन के बारे में बात किया। टोटल 16 to 17 जो टोटल एबनॉर्मल रेस्पिरेशन थे उसके बारे में बात किया। कौन कौन से मेडिकल टर्म है वो यूज किए जाते हैं उसके बारे में बात किया। और उसके बाद में लास्ट में है कौन कौन से जो फैक्टर है अफेक्ट करता है रेस्पिरेशन के अंदर, उसके बारे में भी बात की। तो आज का जो वाइटल साइन का जो ये टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, और कल अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं बॉडी टेम्परेचर। धन्यवाद।